अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ग्राउंड जीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफजई। मुल्क इस वक्त शदीद सैलाब और दरियाओं में बढ़ती तुग़यानी की लपेट में है और दूसरी तरफ सियासी फ्रंट पर अपोजिशन इत्तेहाद 26वीं आईनी तरमीम, अदलिया में तकसीम, गवर्नेंस और इंसानी हुकूक की मौजूदा सूरत हाल पर आवाज़ उठाता और आवाम को मुतहर्रिक करने के लिए प्लानिंग करता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ PTI कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ों के इशू पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुँच चुकी है और बेसिकली हुकूमती कैंप ये इशारा दे रहा है कि ये इस्तीफ़े मंजूर नहीं किए जाएंगे। इसी सियासी शोर शराबे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कालाबाग डैम मंसूबे की हिमायत कर दी है और बयानात भी मुसलसल मीडिया पर उनकी खबरों की जीनत बने हुए हैं कालाबाग डैम के हवाले से, जबकि PTI क़यादत इन बयानात को उनकी ज़ाती राय करार दे रही है और सिंध हुकूमत खुलकर कालाबाग डैम की मुखालफत में अपना जो रवायती मौक़िफ़ है वो दोहरा रही है। ना तो मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस और पानी के इशू पर कोई सियासी इत्तेफाक राय दिखाई दे रहा है और ना ही ऐवान के अंदर अपोजिशन की कोई हिकमत अमली नज़र आ रही है। मौजूदा सूरत हाल को किस तरह से डीको है और अब आगे का सियासी माहौल क्या बनने जा रहा है, जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं जिसमें कि क्लाइमेट चेंज मेरा ख्याल है इस वक्त अगर हम बात करें तो सर फहरिस्त है, इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब। पिछले हफ्ते गालिबन अगर हम गलत नहीं है तो हमने आपकी पार्टी को भी देखा था बोनेर और उन इलाकों में ज़फ़र मिर्ज़ा साहब गए हुए थे, फ़ंड रेजिंग की आप लोगों ने और फ्लड रिलीफ जो था वो आप लोगों ने फराहम की लोगों को। वहाँ पर जब आपने तबाही देखी या ओवरऑल पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाके आप देख रहे हैं कि डूबे हुए हैं, हाउ डू यू लुक एट इट? क्लाइमेट चेंज, फ्लडिंग, ये बहुत से डिफरेंट इश्यूज इकट्ठे हो गए। अच्छा। ये जो पिछले मैं कहूँगा 40-50 साल की जो निगलेक्ट है, जो लापरवाही है, ये उसका नतीजा है और ये आपको अब भुगतना पड़ेगा क्योंकि हमने इस पर कोई काम नहीं किया। डिफॉरेस्टेशन हमने कर दी, हमने कोई छोटे डैम्स नहीं बनाए, माहौल के जो असरात थे हमने वो दुनिया के सामने नहीं रखा क्योंकि देखें पाकिस्तान जो है ये इसका जो नॉर्दर्न एरिया है ये दुनिया में पहले नंबर पर है ग्लेशियर्स में। सिर्फ जो पोल्स हैं उस पर ज़्यादा ग्लेशियर, उसके अलावा जो बाकी आबाद दुनिया है उसमें पाकिस्तान पहले नंबर और बहुत आगे है पहले नंबर पर ग्लेशियर में। तो जब भी ग्लोबल वार्मिंग होगी सब पे ज़्यादा असर हम पे पड़ेगा। तो इसलिए हमने वो काम भी नहीं किया। अब बहुत देर हो चुकी है, अभी भी वक्त है कि हम काम शुरू कर दें ताकि जो आइंदा जो काम किया है वासी साहब, हमने तजावजात बनाई है, हमने बरसाती नालों के दरमियान नहीं सिर्फ दरियाओं में बनाई है दरियाओं को हमने काट के उसके अंदर हमने हाउसिंग कॉलोनीज बनाई हैं और हाउसिंग कॉलोनीज बनाई हैं शहरों में जो दरिया से नीचे हैं, उसकी सतह नीचे है। तो जब फ्लडिंग होगी तो वो सब वहीं पे पानी आएगा। फिर इस दफ़ा क्या हुआ कि जो वो 3 दरिया जो हिंदुस्तान से आते हैं जो सिंध ताज मनसूबे का हिस्सा हैं, चनाब वगैरह, बिल्कुल जी, सतलज, रावी, चनाब, इनमें फ्लडिंग आई और इकट्ठी फ्लडिंग आई। ये बहुत अनोखी बात है और ये अब लगता ही है कि जो मौसमी असरात हैं वहाँ भी इंडिया में भी बेपनाह असर है इस बात का। तो अब आपको ये सब बातें इन पे काम करना पड़ेगा। अच्छा अब्बासी साहब, गवर्नमेंट्स मुख्तलिफ ये क्लेम करती हैं कि हमने अपने अपने सूबों में छोटे छोटे डैम्स बनाए हैं। सिंध वाले उस दिन नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा हमने छोटे डैम बनाए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से आप बात करें वो भी कहते हैं कि हमने छोटे डैम्स बनाए हैं। अभी तो ये कौन से छोटे डैम्स हैं जो ये वो बहुत ही छोटे लेवल के कि जो बहुत छोटे लेवल के हैं? जी, छोटे लेवल के हैं, मुकामी इरिगेशन के डैम्स हैं। उनका इस पानी को कंट्रोल करने का कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। अब देखें बड़े जो हमारे रिवर्स हैं, ये जो 3 रिवर्स इंडिया से आते हैं, इन पर हमारे पास कोई तरीका नहीं है इनको रोकने का। कम से कम मैं नहीं जानता कोई तरीका है। हिंदुस्तान में अगर डैम बनेगा जो कि सिंध ताज मनसूबा उसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं देता, मुखालिफ है बिल्कुल, तो फिर वो उन पर कुछ रुकावट हो सकती है पानी की। तो हो सकता है आपको सिंध ताज मनसूबे को रिविजिट करना पड़े। अच्छा, कुछ वाटर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं जी, और उसको नहीं, ये आज के हालात के मुताबिक ये जो ओरिजिनल डिबेट थी ना 60 में जब ये मंसूबा हुआ था, उसके अंदर भी ये डिबेट थी। तो हमने कहा था कि नहीं, और वो शायद दुरुस्त फैसला था उस वक्त क्योंकि हमें शक शुबा था कि इंडिया कंट्रोल कर लेगा, लेकिन पानी की तकसीम करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। और जब डैम बनेगा तो आपको भी फ्लड मिटिगेशन हो सकती है और आपके पानी भी एक रेगुलर तरीके से आने का उसमें इम्कान है। बहरहाल वो एक लंबी बात है।
जब ताल्लुकात कुछ नरमी आएगी तो वहीं पे आगे जाकर बात अभी इस वक्त तो वो कहते हैं भाई हेल्ड इन अबेयंस है, हेल्ड इन नहीं, तो उस वक्त तक हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा ये सैलाब जो है। अच्छा, और मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि भाई अगले साल मानसून का जो दौरानिया है वो लंबा भी होगा, वो दौरानिया में स्पेल्स भी ज़्यादा होंगे और शिद्दत भी ज़्यादा होगी, तो फिर ये अगले साल के लिए कोई तैयारी है जो अब अभी से हम कर सकते हैं? क्योंकि दरख्त लगाना तो अगले साल कुछ नहीं हो सकता, डैम भी कोई अगर आज बनाना शुरू करें, जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं हमने सब सूबों के साथ हिकमत अमली बनाई है, तो वो भी आज शुरू करें तो अगले साल तक कुछ नहीं हो सकता। सो हाउ वुड वी अवॉइड दिस सिचुएशन नेक्स्ट ईयर? जी नेक्स्ट ईयर तो कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ये 3 दरिया तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेंगे। अब आपके बाकी दरिया हैं जो झेलम रिवर है और जो इंडस है, अब झेलम पे डैम मौजूद है तो उसको आप रोक लेते हैं पानी काफ़ी हद तक। अगर इतना ज़्यादा आ जाए कि ना रुक सके, जो एक दफ़ा 92 में हुआ था। इंडस पे जो इंडस आता है उस पर तो डैम है, तरबेला डैम, जो कुछ हद तक रोक लेता है। जब बारिश आएगा मज़ीद रुक जाएगा, लेकिन जो काबुल रिवर है उस पर नहीं रुकता। तो जहाँ ये दोनों मिलते हैं अटक के करीब, हाँ। तो उसके बाद फिर काबुल रिवर में फ्लडिंग आती है, वो सारी आपके सिंध तक जाती है, दरिया अपने समुद्र तक जाती है। तो उसका सिर्फ एक तरीका था कि कालाबाग डैम बनता, वो हमने नहीं बनाया। तो उस पर अब बात कुछ चली है, लेकिन उस पर कंसेंसस कायम करें जो लोगों के सूबों के खदशात हैं। और मैंने खुद इस मनसूबे पे 83-84 में काम किया हुआ है। तो उस जमाने में टेंडर फ्लोट हो गया था, ये बनने लगा था, इसकी फाइनेंसिंग मंजूर हो गई थी। बहरहाल उस जमाने में भी बनने के हम कितने करीब थे अब्बासी साहब? मैंने कहा ना कि टेंडर फ्लोट कर दिया था वापडा ने, मैंने खुद वो टेंडर भरा है। अच्छा, टेंडर और बहुत बड़ा, तो बड़ी इंटरेस्टिंग वो है जो एज यंग प्रोफेशनल आपने और उसके लिए काम किया। जी, और इसमें जो खदशात थे उनको काफ़ी हद तक दूर भी किया गया था, इसकी हाइट को कम किया गया ताकि नौशहरा और ये इलाके बच जाएं। मर्दान वैली में वाटर लेवल राइज करने का खदशा था, उसके भी मंसूबा बनाया गया था कि किस तरह उसको कंट्रोल किया जाएगा। क्योंकि उस ज़माने में वहाँ एक स्कार्फ की स्कीम होती है, जो सेलाइन कंट्रोल की स्कीम थी, वो बन रही थी, बड़ी कामयाब स्कीम है वो। उससे मर्दान वैली जो थी उसको बहुत उसकी ज़मीन बेहतर हो गई थी। इस डैम से खदशा था कि उस पर असर पड़ेगा, उसका भी मनसूबा बना लिया गया था। और कालाबाग डैम की खसूसियत है कि ये इसी परीनियल डैम है, ये कभी सिल्ट नहीं करेगा, ये भरेगा नहीं कभी, हमेशा चलता रहेगा। इसके अंदर एक लो मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। नहीं, मेंटेनेंस तो नहीं, बाकी तो भर जाएंगे ना। ये तो अल्लाह के करम है कि दोनों डैम्स अभी तक भरे नहीं हैं, वरना जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी भरने की, मंगला और तरबेला, वरना हमें बहुत मुश्किल होती पानी के मामले में। तो अब आपको पानी के लिए ये डैम चाहिए। इसमें अब सिंध को भी जो उनके खदशात हैं वो भी दूर करने पड़ेंगे, बाकी सूबों के भी। क्योंकि आपकी बात से ये लग रहा है कि आपने चूंकि उसको काम किया है, उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हुई हुई है, या आपने वो सारे इश्यूज देखे हैं कि भाई इस इशू को भी उस वक्त एड्रेस किया जा रहा था, उस वक्त भी ये भी एड्रेस हो गए थे। तो जो गड्डापुर साहब कह रहे हैं, उन्होंने वैसे बड़ी शद्दोमत से इसका एक मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में फेंका पिछले कुछ दिनों में, और उसी शद्दोमत के साथ PTI ने उसको मुकदमे को डिसोन करके वापस उनकी तरफ पलटा दिया कि ये इनका अपनी राय है, भाई इनका अपना बयान है। ये जो डैम है उनके जो इलाका है इसके बहुत करीब है, जी जी, जहाँ के रहने वाले हैं, डेरा इसमाइल खान के बहुत करीब है। और यहाँ पर ये पहला डैम यही बनना था। अच्छा, यहाँ पर 1961 या 62 से पूरी एक वापडा की कॉलोनी मौजूद है फॉर द सेम पर्पस। जी, इस डैम को बनाने के लिए कि अब हमने जब ये काम शुरू होगा तो वापडा ने अपनी कॉलोनी बना ली थी वहाँ पर। तो हमने बड़ी कोताहियाँ की हैं। उस वक्त अच्छा अब्बासी साहब, आपकी बात से ये भी लग रहा है कि हम बहुत करीब थे, जिस तरह आपने कहा टेंडर फ्लोट हो गया, बस शुरुआत होने वाली थी काम की, तो फिर हुआ क्या था उस वक्त? मतलब ये क्या फिर कहानी पलट कैसे गई? देखिए उसमें आपने तो क्योंकि ये भी कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात भी किसी हद तक, खासी हद तक दूर हो गए। तहफ़्फ़ुज़ात जो इस वक्त थे, उस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे जब 60 का अशरा था। और नॉर्मली जब भी आप एक बड़े रिवर पर डैम्स बनाते हैं तो नीचे से शुरू करते हैं, डाउन स्ट्रीम से शुरू करते हैं और ऊपर बनाते जाते हैं, जिस कैस्केड ऑफ डैम्स होती है। जो हमने सुना है, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है। अयूब खान साहब ने कहा कि नहीं तरबेला बनाया जाए, वो उनके इलाके में था। अच्छा, हज़ारे में था तो उनका तरबेला पहले बना लेते हैं, कालाबाग बाद में बन जाएगा। फिर वो कालाबाग की बारी जब आई 83-84 में, तो उस वक़्त फिर भी फ्लोट हो गया, लेकिन फिर वो बहुत से एक जिसमें जनरल फजल हक मरहूम, उनकी तरफ से भी कुछ अपोजिशन थी बहुत ज़्यादा, मार्शल गवर्नमेंट थी, तो वो फिर जनरल ज़िया बैक ऑफ कर गए थे। और इस सारे चीज़ के जो
एक्सपर्ट हैं, जो दाई है, वो शमसुल मुल्क साहब, जो वापडा पे बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी, वो आज भी जिंदा है, वो जानते हैं सारे। अब उनकी सेहत अच्छी नहीं है, तो उन्होंने उन पे ये इल्ज़ाम था कि ये इलाका डूब जाएगा। अच्छा। वो जब रिटायर हुए तो उन्होंने घर उस जगह पे बनाया, अपनी सारी जो जमा पूंजी लेकर, जहाँ पर वो लोग कहते थे कि ये इलाका डूब जाएगा। उन्होंने कहा मैं अपना घर यहाँ बनाता हूँ, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ इसके बारे में। तो बहरहाल वो नहीं हो सका, लेकिन अब पाकिस्तान को पानी की ज़रूरत है। तो अब इस स्टेज पे अब्बासी साहब, जब गंडापुर साहब ये कह रहे हैं, एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, और सिंध दूसरा सूबा जो कि इसकी शदीद तरीन मुखालफत में है, और पंजाब में अज़मा बुखारी साहिबा का मैंने एक सुना जिसमें कि वो इसकी हिमायत में हैं कि भाई कालाबाग डैम बिल्कुल बनाएं, तो ये शायद वाहिद पहला और आखिरी मौका होगा जिसमें PMLN PTI के साथ किसी बात पे अग्री करेगी कि भाई ये हाँ बनाना चाहिए, बनना चाहिए कालाबाग। तो आपकी क्या टेक है, कालाबाग इस वक्त ज़रूरत है पाकिस्तान की, और क्या ये अब अगर हम बैठें इस पर कम अज़ कम कंसेंसस कर लें, पॉलिटिक्स असाइड, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि ये बन सके? या लेकिन ना ये गंडापुर साहब के कहने से बनेगा और ना ये अज़मा बुखारी साहब के कहने से बनेगा। लेकिन अब्बासी साहब एक बात आप सोचे, एक बात आप सोचे अब्बासी साहब कि गंडापुर साहब के पास ये आइडिया आया कहाँ से अचानक? नहीं, उनको आते रहते हैं। ये आइडिया आने के बाद आप जहन में रखें बस। ये मैं जानता हूँ कहाँ से आया, तो अच्छी बात है। मैं देखिए, बात ये है कि कालाबाग डैम KP की जरूरत भी है, पंजाब की भी है, सिंध की भी है, बलूचिस्तान की भी है, क्योंकि पानी आपने स्टोर करना है। पानी अगर आप स्टोर नहीं कर सकेंगे तो आप कैसे अपनी इरिगेशन करेंगे, क्योंकि पानी तो निकल जाएगा और पानी कम होता जा रहा है जी। 10 ट्रिलियन टन पानी हमारे साल। आप देखें, चाइना ने एक दरिया पे शायद 21-22 मनसूबे बना दिए, दुनिया के सबसे बड़े मनसूबे बनाए, तो उनकी इरिगेशन पावर सबका मसला हल हो गया। ये डैम पावर के लिए नहीं होते, पावर एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है। तो इसलिए जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन पर एक बड़ी ओपन डिबेट होनी चाहिए मुल्क के अंदर, और फिर जाकर ये बनाएं। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मैं आपको हकीकत से कहता हूँ उसके अंदर वज़न बहुत कम है। लेकिन फिर भी आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात ज़ेन में हों, सिंध में हों, पंजाब में हों, KP, बलूचिस्तान, उन सबको दूर किया जा सकता है। लेकिन इस पर क्योंकि ये फिर हम आज भी हम अपने हाथ मल रहे हैं। जितने फ्लड्स आए हैं पिछले 20 साल में, और वो सारे इंडस पे ही आए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं कि वो कम से कम उनकी शिद्दत में 1/3 से 2/3 कमी हो जाती अगर ये डैम मौजूद होता। आप पानी को वहाँ रोक सकते थे और उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ सकते थे। बहरहाल वो बात तो अब हम रोते ही रहेंगे। इस 20 साल बाद जब नहरों में पानी नहीं होगा, रात नहीं हो सकेगी, फिर आप कहेंगे देखें वो कालाबाग डैम बनाते हैं, तो पता करें किसकी जिम्मेदारी थी, किसने नहीं बनने दिया। कमीशन बनाए कमीशन बनाए उस जमाने में। फिर पता नहीं हम भी होंगे या नहीं होगे, लेकिन कमीशन बनेगा ना। आपने हमारी खिदमत को जरूर याद रखना है। कमीशन बनेगा जो 20 साल कमीशन जारी रहेगा एहतसाब करने के चक्कर में। अच्छा, लेकिन ठीक है, तो अब्बासी साहब, जो आपका भी पॉइंट है और जो बाकी भी लोगों से जब हम बात करते हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई इस पे डिबेट हो, लेकिन इस माहौल में ओपन डिबेट कैसे होगी जब अचकज़ई साहब वहाँ नाराज़ बैठे हैं, PTI यहाँ नाराज़ है, नून लीग अपनी नाराज़ है, पीपल्स पार्टी और नून लीग चलें आपस में इकट्ठे हैं, लेकिन वो भी कभी कभार नाराज़ हो जाते हैं। तो इतनी नाराज़गियों में, इतनी मिसट्रस्ट के एलिमेंट के बावजूद ये ओपन डिबेट कैसे होगी? ये निफाक दूर करना पड़ेगा ना। ये जो हमने सियासी इंतशार मुल्क में पैदा कर दिया है, ये जो इलेक्शन चोरी होते हैं, ये सब मामले उससे जुड़े हुए हैं। जब तक देखें, आप कोई काम नहीं कर सकते जब तक सब सूबे तैयार ना हो। आपका आइन भी ये कहता है, CCI इसीलिए बनी हुई है। लेकिन इस पर एक बड़ी ऑब्जेक्टिव डिबेट की ज़रूरत है। इस पर आप इमोशनल बात नहीं कर सकते, कन्विंस करना पड़ेगा। सिंध में इश्यूज़ हैं, सिंध की लीडरशिप को कन्विंस होना पड़ेगा पहले खुद, फिर लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा। पंजाब में यही करना पड़ेगा, बलूचिस्तान में यही, KP में यही, क्योंकि ये मामलात मुल्क के मामलात हैं। यकीनन इसके अंदर कुछ नुकसानात कहीं ना कहीं होते हैं, लेकिन जो फ़ायदा होता है वो उस नुकसान से बहुत ज़्यादा होता है। सही। अच्छा अब्बासी साहब, अब एक और डिबेट भी चल रही है, और वो बेसिकली उस डिबेट के 2 पार्ट्स हैं, बल्कि 3 पार्ट्स हैं। एक पार्ट है PTI की कायमा कमेटियों से इस्तीफे का, पार्ट 1। फिर है जी अचकज़ई साहब नॉमिनेटेड एज अपोजिशन लीडर इन नेशनल असेंबली, पार्ट 2। और पार्ट 3 है बाई इलेक्शंस का बॉयकॉट। ये तीनों फैसले आपको कैसे लगे, और आपको कौन सा फैसला ज़्यादा बेहतर लगा, और कौन सा फैसला आपको लगा कि शायद ये अपना सियासी नुकसान करेंगे अगर ये काम इन्होंने कर दिया? देखिए, सियासी नुकसान का यहाँ कोई खदशा नहीं है, क्योंकि मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं है, कोई पार्लियामान नहीं है। इसलिए आप कमेटियों में जाएँ ना जाएँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बिल आते हैं कमेटी में, बिल भेजे नहीं जाते, वहीं से पास हो जाते हैं।
तो कमेटियाँ क्या? मुझे वो आजम नजीर तारड़ साहब का वो याद आ गया 26वीं आईनी तरमीम का। हमारे पास तो कल रात आया है जी, कल रात भी आया था, जब वो पढ़ रहे थे उस वक्त आया था। हमारे पास तो था ही नहीं। ये बात मुझे तारड़ साहब की याद आ गई। तो ये आज ना पार्लियामान है, ना जमहूरियत है, ना इलेक्शन है, तो इसमें मैं आमतौर पर इसके हक में होता हूँ कि कमेटियाँ नहीं छोड़नी चाहिए, पार्लियामान के काम के इश्यूज नहीं छोड़ने चाहिए। लेकिन जब ऐसे हालात हों तो फ़र्क नहीं पड़ता, कोई ऐसा उस पर असर नहीं आएगा। बेहतर है कि इस निज़ाम के अंदर रहें, कुछ निज़ाम लूला लगड़ा चलता रहे। और एमएनए मजमूई तौर पर इस्तीफे ना दें, वो वाली उस स्टेप तक ना वो एहतजाज, देखें एहतजाज के तौर पर आप इस्तीफा देते हैं ना, तो पार्लियामान के अंदर तो मौजूद हैं, या उनकी ये राय होती है कि भाई हम सिस्टम से बाहर चले जाएं क्योंकि सिस्टम हमारे खिलाफ है और सिस्टम भैया सिस्टम तो चल नहीं रहा ना। सिस्टम तो आज ना आइन है, ना कानून है, ना पार्लियामान है, ना जमहूरियत है, इसलिए उसमें हो ना हो इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि ठीक है, आप एक हिस्सा है, बैठे रहे, सुनते रहे। तो ये सिनेरियो अब्बासी साहब हम कितना सस्टेन कर सकेंगे कि अगर मिसाल के तौर पे ऑपोजिशन सारी कल को इस्तीफे दे देती है और सिर्फ कमेटियों से ही नहीं दे देती बल्कि मजमूई तौर पर एमएनए सारे इस्तीफे दे देते हैं ऑपोजिशन की साइड के, हाउ लॉन्ग वुड दिस प्रिवेल? कुछ नहीं फर्क पड़ता कि पहले भी इस्तीफे दिए गए थे। देखिए ना, हमें जमहूरी कदरें ही नहीं है ना, पार्लियामानी कदरें ही नहीं है, तो अगर होती हम परवाह ही इन बातों की, ठीक है इस्तीफा दे के घर चले जाओ। वैसे भी वहाँ बैठने से फर्क भी कोई नहीं पड़ता। इसलिए एक और अगर कदरें होती यहाँ पर, हम वो वैल्यूज फॉलो कर रहे होते जमहूरी, तो फिर क्या होता? मतलब किस चीज का? फिर देखिए, तरीका ये होता है कि जब अपोजिशन का इशू होता है, हुकूमत जाती है उनके पास। ये 2018 के बाद मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं रही। 2018 के इलेक्शन के बाद ना पार्लियामान की कदरें हैं। अब स्पीकर जो है वो रूलिंग ऐसी ऐसी देते हैं जो कभी पार्लियामान में देखी नहीं जाती। बात करने की इजाज़त नहीं है, इशू रेज करने की इजाज़त नहीं है, आपके मोशन एडमिट नहीं होते, कमेटियों में बिल्स नहीं आते। यानी तमाम जो निज़ाम है पार्लियामान का वो 2018 से मफलूज है। यानी कि फिर जब पीटीआई ये कहती है हम बाई इलेक्शंस भी नहीं लड़ेंगे, तो वो भी फिर ठीक करते हैं? जी, वो इलेक्शन लड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जिन्होंने आपको डिसीड किया वो इलेक्शन जीतने भी आपको नहीं देंगे। ठीक है। और एक ये कि अचकज़ई साहब एज ऑपोजिशन लीडर, ये बहुत अच्छा फैसला है, इसको इम्प्लीमेंट कर दे अगर पीटीआई तो ये उनके हक में जाएगा। अचकज़ई साहब की डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, वो आइन की बात करते हैं। मैंने उनको बहुत अरसे से ये देखा है, बल्कि मैंने उस दिन भी किसी प्रोग्राम पे कहा था कि मैंने उनसे तकरीबन 1990 से पार्लियामान के अंदर उनसे हमेशा मुझे सिखाते रहे, बताते रहे। तो 2002 के इलेक्शन थे जब जनरल मुशर्रफ वाले, तो मैं कागज़ जमा कराने गया तो अचकज़ई से वहाँ अदालत में आ गए और मेरे कागज़ छीन लिए कि मैं तुम्हें लड़ने नहीं दूंगा। ये गैर आइनी, गैर जमहूरी ये इलेक्शंस हैं। इस हद तक उनकी कमिटमेंट है आइन के साथ। बाकी आप उनसे इत्तेफाक करें ना करें, उनकी सियासत है वो अपनी जगह पर है, लेकिन उनके डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल क्रेडेंशियल्स आप उस पर डिबेट नहीं कर सकते। ऐसा आदमी आपको चाहिए अपोजिशन जो तजर्बा रखता हो, जो इस मामले को जोड़ सके। तो मैं हैरान हूँ, पता नहीं कहाँ से उनकी अपोजिशन आ रही है, लेकिन अगर पीटीआई चाहती है, अक्सरियत तो पीटीआई की है, वो चाहते हैं तो वो बन जाएंगे। मेरे ख्याल मौलाना साहब इनको सपोर्ट करेंगे, मौलाना साहब भी सपोर्ट करेंगे। मतलब तो ये बेहतर होता है। ये देखें ना, हम इन इश्यूज को भी हम बना लेते हैं कंट्रोवर्शियल, तो अपोजिशन लीडर भी हम नहीं बनने देंगे। ये अयूब खान साहब के ज़माने में था। अच्छा, हम भूल जाते हैं तारीख को ना। उनका अपोजिशन लीडर पता है कौन था? उनका सक्का भाई। अच्छा, उनका सक्का भाई जो था वो उनका ऑपोजिशन लीडर था। चले, ये भी मुश्किल काम है साहब, वी मस्ट गिव हिम क्रेडिट। वो अच्छी ऑपोजिशन करते थे, क्योंकि आपस में नाराजगी भी नहीं होती ना, वो तो एक दूसरे को घर में कह देते कि भाई हमें ये करना पड़ रहा था, भाई देखो माइंड ना करना। अच्छा, फाइनली अब्बासी साहब, आज जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आपने एक और बड़ा अहम इशू हाईलाइट किया, और वो था चीनी का। कि पहले चीनी हम फिर उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं तो फिर हम उसको इम्पोर्ट कर लेते हैं, और बेसिकली कीमतें बढ़ती हैं कि भाई उसकी शॉर्टेज हो जाती है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं मुल्क में जमहूरियत नहीं है, उसी तरह के हमारे पास कोई चीनी का, आटे का, किसी चीज का कोई कीमतों का मैकेनिज्म नहीं है। गिन के बताया, ना हम बना सकते हैं। 6 काबीना की कमेटी हैं चीनी के मामले पर, और चीनी और लिख के बढ़ने नहीं देंगे। आबादी भी तो हमारी कितनी है ना, सबको भुगताना है इधर उधर। नहीं, चीनी तो मौजूद थी ना जब आपने बाहर भेज दी। चीनी 120 रुपए बिक रही थी आराम से,
इतनी आपकी प्रोडक्शन थी कि उस सारे को मीट कर लेते। आपने कहा नहीं हम एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट किया तो कीमत बढ़नी शुरू होगी। आपने फिर 5 लाख के इकट्ठे इजाज़त दे दी। देखिए बात ये है, ये इस पे बड़ी सेंसिटिविटी ये होती है, चीनी के अक्सर मालिक जो हैं वो सियासी लोग हैं, इनका हक है कारोबार करना, लेकिन जब स्टेट की पॉलिसी आ जाए जो उनको फ़ायदा दे जाए, मैं आपको हकीकत से कहता हूँ 300 से 400 अरब का फ़ायदा शुगर मिल को मिला है। भाई वही चीनी 120 की बिक रही थी, आज 180 की बिक रही है, क्योंकि शुगर में कोई मिडिल मैन नहीं होता, सीधा आड़ती खरीदता है, वो बेच देता है। आड़ती का कमीशन वही है, रिटेलर का कमीशन वही है, बाकी सब मिल मालकान को जा रहा है। और 1 अरब रुपया योमिया मिल मालकान कमा रहे हैं फालतू, अपने नॉर्मल प्रॉफिट के अलावा 1 अरब रुपया आज वो हर रोज़ कमा रहे हैं। और चीनी से मुझे याद आया हमारा काश्तकार भाई किसान जो कि अब सैलाब की वजह से बिल्कुल ही, किसान को तो 1 पैसा फालतू नहीं मिला ना, उसकी तो आपने ले ली, उसकी जो गन्ना था बिल्कुल, और उसमें भी आप उनको पैसे देते नहीं हैं। और हमेशा जब ये एक्सपोर्ट होती है उसमें लिखा जाता है, इसमें अमल नहीं होता कि जो पैसे आएंगे सबसे पहले आप काश्तकारों को देंगे। भाई आपने खुद मान रहे हैं कि मिल मालकान काश्तकार को पैसे नहीं देते, तो बड़े बड़े अजीब। और ये पहली दफ़ा नहीं है, ये इमरान खान साहब ने भी यही काम किया था। 55 रुपए की चीनी 90 से ऊपर चली गई थी बिल्कुल। ये अब यहाँ 120 की जो है वो 180 तक आज भी 180 से ऊपर है, 230 तक ये चीनी गई थी। क्योंकि हम जब एक्शंस लेते हैं ना, एक्शन हम ये लेते हैं कि इंतज़ामिया को बोलेंगे चीनी नहीं बिकेगी 175 से ऊपर। अब वो जो रिटेलर है वो खरीद उसको मिल रही है 185 की, तो वो कैसे, तो वो कहाँ से 175 की बेचेगा? तो वो बेचना छोड़ देता है। जब बेचना छोड़ता है तो शॉर्टेज हो जाती है, फिर वो 230 पे जाती है, ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। तो हम कुछ सीखना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी साहब। नाजरीन हमारे साथ है, चाहे काला बाग का इशू हो, चाहे सियासत और जमहूरियत का इशू हो, चाहे क्लाइमेट चेंज का इशू हो, चाहे चीनी और काश्त का इशू हो, हर तरफ ही हम शदीद एक हिजानी सी कैफियत में हैं, बहरानों का शिकार हैं, और इस पर बैठ के सोचने की ज़रूरत है, बैठ कर फैसले कुछ करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में जिक्र सैलाब और दरियाओं में तुग़यानी के बायस पंजाब में एक बड़े पैमाने पर आने वाली तबाही का, जिसका सिलसिला बदस्तूर जारी है। प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक पंजाब में सैलाब से हलाकतों की तादाद 46 का हिंसा अबूर कर चुकी है, जबकि सैलाब मुतासरा अफराद का मजमूई नंबर अब बढ़कर 37 लाख हो गया है। सैलाब की अगर बात की जाए तो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक सिदनाई के मकाम पर दरियाए रावी का पानी दरिया चनाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है, और जब तक चनाब में पानी की सतह कम नहीं होगी उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा। इसके साथ साथ जनूबी पंजाब में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है, और मुल्तान के करीब वाक़ शेरशाह बंद पर पानी इंतहाई ख़तरे का लेवल क्रॉस करने की इतलात भी सामने आ रही हैं, जिसके बाद मुल्तान के लिए अगले 24 से 48 घंटे खासे अहम करार दिए जा रहे हैं, जबकि बूरेवाला और मेलसी के कई देहात ज़ेर आब आ चुके हैं। और इसी तरह गुजरात में भी गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शदीद बारिश और दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से सूरत हाल मज़ीद तशवीशनाक होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। पंजाब में अब सैलाब की मजमूई और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हवाले से हिकमत अमली पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पंजाब के डायरेक्टर जनरल इरफान अली काठिया साहब। अस्सलाम वालेकुम काठिया साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस वक्त पंजाब के किन अजला में जो सैलाबी सूरत हाल है वो ज़्यादा संगीन आपको लग रही है, जिनकी तरफ आप लोगों की भी तवज्जो ज़्यादा है, और वहाँ पर खदशा ये है कि शायद नुकसान भी ज़्यादा हो जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो मुल्तान है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और क्रिटिकल है कि पानी का इलाज जो है वो वहाँ से गुजर रहा है, और हमें हेड मोहम्मद वाला और नीचे शेरशाह ब्रिज का वहाँ पे अभी इस वक्त तशवीश है, लेकिन तमाम जो टेक्निकल टीम्स हैं, तमाम मुतल्लिका अदारे मौके पे मौजूद हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा हमें मेन प्रॉब्लम और कल रात खास तौर पे जो बड़ा चैलेंज रहा वो था सिदनाई के, जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में भी बात की, वो जो पानी बैक वाटर इफेक्ट के तहत अब खानेवाल को जो सैकड़ों देहात, अब तो तकरीबन 225 के करीब देहात हैं जो इस सिदनाई का जो हमने ब्रीचिंग सेक्शन ऑपरेट किया और जो बैक वाटर इफेक्ट के तहत मुतासिर हो रहे हैं, ये इस वक्त हुकूमत पंजाब के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जी ठीक है। अच्छा ये बताइए कि सिदनाई में अगर रावी का पानी वापस आ रहा है तो उसके लिए फिर अब आप लोगों की तैयारियां क्या हैं?
उसमें हमने जो एक ब्रीचिंग सेक्शन, एक एस्केप चैनल है जिसको नकासू कहते हैं, उसको भी हमने ऑपरेट किया। हमने कुछ नहरों में भी पानी डाइवर्ट किया, लेकिन स्टिल क्योंकि पीछे भी तकरीबन 1 लाख क्यूसेक मिनिमम ये डाउन स्ट्रीम अब तो शादरा के मुकाम से भी गुजर रहा है, पानी का बहाव है। और ये पानी का जो बहाव है ये इस वक्त ज़्यादा इनंडेशन का सबब है, और इसके लिए ज़रूरी है कि इसका वो बेंचमार्क वहाँ तक पहुँचे अहमदपुर सियाल पे, ताकि ये रावी के पानी को उसमें रास्ता मिल सके और फिर ये आगे मेन सिस्टम का हिस्सा बने। जी ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर चिनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होती रहती है, जैसा कि गुज़िश्ता रात भी अगर हम बात करें तो इंडिया ने पानी छोड़ा है, तो फिर रावी का क्या बनेगा? फिर रावी में हमें टोबा टेक सिंह और खानेवाल में मसाइल हमारे बढ़ सकते हैं, और उसके लिए पूरी तरह से इंतजामिया तैयार है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तवज्जो है वो मुल्तान के बाद टोबा टेक सिंह और खानेवाल पे दी जा रही है। वहाँ पे इवैक्यूएशंस को करवाया जा रहा है, वहाँ पे लोगों को रिलीफ देने के लिए रिलीफ सेंटर्स भी और बाकी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा अब तेज़ी लाई जा रही है। जी अच्छा ये बताइए काटिया साहब कि अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तनाजुर में अगर हम बात करें कि 37 लाख अफराद का एक फिगर सामने आ रहा है कि सैलाब से ये मुतासिर हुए हैं, और इसके बाद पंजाब में रिलीफ और डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो चैलेंज है, ज़ाहिर है वो सब लोग आपकी तरफ फिर देखेंगे, जो लोग मुतासिर हो रहे हैं वो भी, और मीडिया हो गया या दीगर, क्योंकि आप लोग इस चीज़ के अब आप लोगों ने इसका बेड़ा उठाया हुआ है कि लोगों की मदद करनी है। आप लोगों के लिए इस सारे मामले में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लोगों तक पहुँचना ऐसी सिचुएशन में कि जहाँ पर वो बिल्कुल पानी में घिरे हुए हैं, या उन तक उनके घरों तक राशन पहुंचाना, या कोई और ऐसा चैलेंज है जो आप मेंशन करना चाहेंगे इधर? जी बिल्कुल। इस वक्त ओवरऑल अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम को देखें तो ये हमारी तारीख में इतना ज़्यादा नुकसान हमारा पहले कभी नहीं हुआ, और इतनी ज़्यादा हाई जो फ्लोज हैं वो हमारे रिवर्स में पहले नहीं हुए। तो बिलाशुबा ये आवाम के लिए अजियत और परेशानी और मुतासरीन के लिए एक ना ख़त्म होने वाली जो परेशानी है वो इस वक्त उनको सामना है। लेकिन आप देखें कि गवर्नमेंट जो है उसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक है कि इस मैग्नीट्यूड पे, और जैसे चीफ मिनिस्टर पंजाब की ये एक विजन है कि हम मैक्सिमम लोगों तक अपनी आउटरीच को बढ़ाएं, वो उसमें दुश्वारी हमें ज़रूर है। लेकिन आप ये देखें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब हों, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों की जो रिलीफ है उसके लिए जो मैक्सिमम एफर्ट्स की जा सके उनको इंश्योर ना कर रहे हों। जी अच्छा ये भी बताइए काटिया साहब कि अब फ्लड कैंप्स की क्या सूरत हाल है, और लोगों को फ्लड कैंप्स में कितना अरसा आप लोग रख सकते हैं, और कितने अरसे का ये सारा अमल आपको लगता है कि ये होगा? जी, ये अभी तो क्योंकि पानी के रेले जब तक ख़त्म नहीं होंगे और पानी फिर रिसीड नहीं होगा, ये इस तरह सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हम पूरी तरह से तैयार हैं, बल्कि आज ही चीफ मिनिस्टर पंजाब ने ये हदायत की कि आप आगे, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो उनकी जो सर्दी की नीड्स हैं उसके ऊपर भी पंजाब हुकूमत ने और पीडीएम पंजाब ने अपने तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देना वो शुरू कर दी है, और अगले 1 से 2 दिनों में हम इस तमाम कंटीजेंसी को भी मुकम्मल कर लेंगे। तो मेन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, चीफ मिनिस्टर पंजाब का इस वक्त टोटल फोकस जो है वो मुतासरीन की रिलीफ पे और उनकी प्रॉपर सहूलियात के ऊपर है। जी अच्छा और ये भी बताइए काटिया साहब, फिर मैं ज़रा जो 25 लाख एकड़ ज़रई रकबा है उसके हवाले से भी बात करूंगी, लेकिन एक क्विक क्वेश्चन कि जब भी ऐसा कोई आफत आती है, सैलाब की सूरत हाल हो, जलजले की हो, पाकिस्तान में मतलब ये चीज़ देखी गई है और ये अप्रिशिएट करनी चाहिए कि लोग खुद से भी आगे आते हैं और लोग कहते हैं भाई हम भी उन जगहों पर पहुँचे। हालांकि हुकूमत भी पहुँचती है, लेकिन लोग भी हुकूमत का साथ देने के लिए और अपने लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। अब पंजाब के हवाले से ख़ास तौर पर हमें मुख्तलिफ जगहों से ये मालूम होता है या ख़बरें ऐसी आती हैं कि जैसे प्राइवेट सिटीजन्स को मना किया जा रहा है कि भाई आप यहाँ पर फ्लड रिलीफ का कोई काम ना करें, किसी को खाना ना दें, किसी को राशन ना दें। क्या वाकई ऐसी बात है या इसको आप डिनाई करेंगे? जी बिल्कुल, कतन ऐसी कोई बात नहीं है। और ये एक ज़िले में ये इस वजह से ये मामला पेश आया कि वहाँ पे जो फूड क्वालिटी थी उस पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी उस पे थोड़ी अप्रीहेंशन ज़रूर थी, और उसका उन्होंने मैकेनिज़्म ये बनाया कि कोई भी इसमें फिलंथ्रोपिस्ट, कोई प्राइवेट सेक्टर इसमें
चिप इन करना चाहता है वो ज़रूर करे उसकी, लेकिन सिर्फ जो भी वो करना चाह रहा है उसको सिर्फ ये कि मुतासरीन पहले जो अजियत का शिकार हैं कोई सब स्टैंडर्ड या हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुनाफी चीज़ को कंज्यूम ना करें, जिसके लिए फिर एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नया चैलेंज बने। उसका एक उन्होंने तरीकाकार वज़ा किया और उस तरीके को ना सिर्फ हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया और अब वो पूरी तरह से राइज है। और मैं आपके तवज्जुह से तमाम ये मुखय्यर हज़रात को या ऐसे लोग जो सलाह मुतासरीन की मदद करना चाहते हैं उन तक भी ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा कि हुकूमत पंजाब की तरफ से, PDM पंजाब की तरफ से एक किसी तरह का कोई ममानियत उसमें नहीं है। और आप अगर कुछ भी ऐसा डायरेक्टली करना चाहें ज़रूर करें, लेकिन उसके लिए क्वालिटी को ज़रूर इंश्योर करें कि ये लोग पहले मुसीबत में हैं, हम इनको जो चीज़ दें अगर देना चाहें तो वो एक क्वालिटी और स्टैंडर्ड की चीज़ हो। जी ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जो 25 लाख एकड़ के हवाले से ज़रई रकबे की बात हो रही है उसके मुतासर होने का दावा किया जा रहा है हमारे किसान जो भाई हैं उनकी तरफ से। अब ज़रई शोबा कितना मुतासर हुआ है आपकी मालूमात के मुताबिक, और उन इलाकों में सैलाब का पानी उतरने में कितना अरसा लगेगा? जी, टोटल अभी तक हमारी मालूमात के हिसाब से 13 लाख एकड़ है जो इनंडेट हुआ है। और अच्छा। बाकी क्योंकि इनंडेशन अनफोल्ड हो रही है, जूं आगे पानी का ये रेले जा रहे हैं तीनों दरियाओं में, तो इट इज़ येट टू अर्ली टू कंफर्म एनी कंक्रीट एंड प्रॉपर फिगर्स। इसके लिए सर्वे स्टार्ट होने जा रहा है और उस पे इंशाल्लाह पूरी तरह से इन लोगों को कॉम्पनसेट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। इरफान काठिया साहब नाज़रीन हमें इसकी और डिज़ास्टर मैनेजमेंट की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और उनका कहना भी यही था कि मुल्तान की सूरत हाल पे खासा कंसर्न है इस वक्त। अगले 24-48 घंटे बड़े अहम होंगे मुल्तान के हवाले से। सो मुल्तान में आज की क्या सूरत हाल है उसके हवाले से आपको अपडेट करेंगे। प्रोग्राम में जनूबी पंजाब और ख़ास तौर पर मुल्तान में सैलाब की संगीन होती सूरत हाल पर बात करेंगे, जहाँ पर अगले 24 से 48 घंटे खासे अहम होंगे। मुल्तान में इस वक्त क्या सूरत हाल है इस हवाले से अपडेट्स देने के लिए हमारे साथ मुल्तान से मौजूद हैं 365 न्यूज़ के नुमाइंदा जुल्करनैन शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम जुल्करनैन। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप इस वक्त मुल्तान में किस मकाम पे मौजूद हैं और जो बंद है शेरशाह बंद उसमें पानी के लेवल की क्या सूरत हाल है? देखिए, मैं इस वक्त शेरशाह पुल पर मौजूद हूँ और शेरशाह पुल की जो सिग्निफिकेंस है या इसकी इंपॉर्टेंस है मवासलात में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर इसका जो रेलवे ट्रैक है यानी दूसरी तरफ, क्योंकि ये वो ट्रैक है जो कोयटा, बलूचिस्तान, कराची, सक्खर, हैदराबाद को पाकिस्तान के जनूब को साथ मिलाता है, लाहौर के साथ कनेक्ट करता है, पिंडी, पिशावर तक यही रेलवे ट्रैक जाता है, यही पुल है। सो उस पुल पे आज देखा हमने कि 395 फीट उसकी मैक्सिमम जो है वाटर लेवल है और उसमें तकरीबन 6 इंच बाकी हैं मैक्सिमम लेवल को टच करने का। एक ट्रेन गुजरी वो बिल्कुल टर्टल स्पीड जो होती है उसके साथ से गुजरी, फिर उसके गुजरने के बाद हमने देखा कि रेलवे के एहलकार जो है वो बाकायदा 2 से 3 दफ़ा उन्होंने ट्रैक को जाके मुआयना किया। एक तो ये इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरी तरफ मुल्तान शहर जो है उसका ऐसा सैलाब कभी नहीं आया। वो ठीक है, अच्छा उस सैलाब की तरफ आते हैं जुल्करनैन, लेकिन उससे पहले ये बंद की कहानी हमें बताएं कि जो शेरशाह बंद का आप कह रहे हैं सिर्फ 6 इंच रह गए हैं, 6-7 इंच रह गए हैं पानी के लेवल का ऊपर आने तक, तो क्या पेशगोइयाँ की जा रही हैं? ये पानी का लेवल बढ़ रहा है और इसमें इजाफा हो रहा है, और जो इजाफे में परेशान कुन सूरत हाल है वो ये है कि चनाब दरिया जब तरीमू से गुजरता है और फिर यहाँ मुल्तान के करीब हेड मोहम्मद पर पहुँचता है, मोहम्मद वाला पुल पे और फिर शेरशाह पे, तो उसकी कैलकुलेशन लगाना बहुत आसान है कि हेड तरीमू से इतना पानी आया तो यहाँ पे कितना आएगा। ऐसा पहली बार हुआ है पाकिस्तान की सैलाबी सूरत हाल में कि रावी दरिया नारोवाल लाहौर से होता हुआ कबीर वाला से, अब्दुल हकीम से, फिर ये भी चनाब के अंदर गिरता है। सो रावी की तरफ से एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आ रहा है और उसकी जो है मिकदार वो अनसर्टन है, जिसकी वजह से इंतजामिया यहाँ पर फैसले भी नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ जो इस वक्त मुल्तान की सूरत हाल में सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुल्तान शहर के गिर्द 3 बंद हैं, तीनों के अंदर डायनामाइट लगाई हुई है। पिछले 2 दिन से वो डायनामाइट लगाई हुई है कि किसी भी वक्त ऐसा हो सकता है कि मुल्तान शहर की तरफ जब पानी बढ़े तो डायनामाइट से या तो मोहम्मद वाली बंद को उड़ा दिया जाए या अकबर बंद को उड़ा दिया जाए, क्योंकि शहर को बचाना चाहिए। आज जब हमारी लोगों से बात हुई जो इस सैलाब में बहुत काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है, तो उन इलाकों में सैलाब आया जहाँ पर पहले कभी नहीं आया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम से लेकर चाहे ज़िया उल हक के टाइम हो, मतलब सैलाब के वो एरिया तो लेवल हर लम्हे बढ़ता जा रहा है और इस लेवल के बारे में अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं, क्योंकि इंतज़ामिया, मैं आपको बताऊँ, आज मैंने कोई 1 दर्जन दफ़ा देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि डिसीजंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशल हैं और उसमें ये डिसीजंस करने हैं कि कौन सा
बंद तोड़ा जाए और कौन सा बंद ना तोड़ा जाए और किस बंद को सपोर्ट दी जाए। ठीक है, अब जुल्करनैन, जनूबी पंजाब जो है ना, उसको गोल्डन बेल्ट कहा जाता है कपास की। कपास के हवाले से जो हमारे काश्तकार हैं वहाँ पर, उनके साथ कोई बातचीत हुई? उनके हवाले से जाहिर है ज़मीनों पर पानी आना या ये सारा मामला उनके लिए भी नुकसान का बायस बन रहा है। सो उनका फसलों का कितना नुकसान हुआ है, मकामी किसान कितने परेशान हैं, इसके हवाले से कुछ बता सकते हैं? शिफा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने कहा है। ये अभी सैलाब आया है, लोगों ने एवैक्यूएट भी कर लिया, लोग इसको, ये पानी नीचे जाएगा लेवल, मैं और आप मीडिया सारे इसको भूल जाएंगे। लेकिन जो असल पाकिस्तान के लिए, किसानों के लिए, पाकिस्तान की इक्तिसादियात के लिए मुश्किल आनी है वो फसलों की है। अब ये ज़रा थोड़ा सा आप इस बेल्ट को देखें कि रावी वाली साइड से जो बेल्ट हमारी नारोवाल और जंग की हुई, वहाँ पर चावल की काश्त, बहुत बड़ी चावल की फसल थी जो बिल्कुल ख़त्म हो गई, बर्बाद होगी। फिर इस पूरे एरिया के अंदर जो जिसमें मैं मौजूद हूँ, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, यहाँ पर कपास की रिवाइवल की गई थी। आपको याद होगा कि कपास एक टाइम पर गन्ने की वजह से बिल्कुल खत्म हो गई थी, तो कपास को रिवाइव किया जा रहा था, तो कपास को रिवाइव किया जा रहा था। और कपास और गन्ने में फ़र्क ये है कि कपास की फसल बिल्कुल बच्चों की तरह पलती है और गन्ने की फसल थोड़ा बहुत पानी बर्दाश्त कर लेती है। सो अब ये कपास की फसल दूसरा साल था रिवाइवल का, ये वो फसल सोची जा रही थी जिसमें किसान को 4 पैसे बचने थे और फिर उसने कपास को की फसल को कंटिन्यू करना था। अब वो 4 पैसे बचने से गए। और दूसरी सबसे अहम चीज़ ये है जो चारा है, मतलब यहाँ पर हम रात गए, रेस्क्यू ऑपरेशन पे गए, लोग अपने छोटे बच्चों के साथ जगह नहीं छोड़ना चाह रहे। क्यों? मेरे ये माल मवेशी हैं, इनका एटीएम, इनकी हर चीज़, ये माल मवेशी है। अब वो माल मवेशी को किसी तौर अगर बाहर लाने में कामयाब भी हो गए तो वो खुद खाना खाने से ज़्यादा उनके चारे के लिए परेशान है। और इस वक्त इन पूरे इलाकों में चारे की फसल जो है, जो मकई है, वो ख़त्म हो गई। और अगर ये कल सैलाब का पानी चला जाए तो अगली चारे की फसल पैदा होने में 3 महीने लगेंगे। ये एक साइकिल जो माल मवेशी को पालने का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी डिस्टर्ब होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। जुल्करनैन शेख साहब ने हम शेरशाह बंद से ज्वाइन किया हुआ था और उन्होंने सारी वहाँ की जो एक कंपोजिशन है उस इलाके की, कि भाई क्या सड़क है, कहाँ पर रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, रेलवे ट्रैक का जो क्या काम है इस वक्त। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है क्योंकि ये रेलवे ट्रैक बड़े अहम 2 मकामात को आपस में जोड़ता है और इसके अलावा ट्रैक का, रेलवे का जो रास्ता है वो उस तरह से रहेगा नहीं। इसी के साथ मुझे दीजिए आज के प्रोग्राम से इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए और पाकिस्तानियों का भी इस वक्त बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।